Friends, so let's continue the story today. In the last day, you were seeing that Charlie was basically describing the scene over the platform. Where he reached. He felt that he reached at the third level of Grand Central Station, but did he exactly reach there, or was it his illusion? That's what we have to see. क्या वो सचमुच में थर्ड लेवल पे पहुंच गया था, या फिर ये उसका इल्यूजन था? इल्यूजन मीन्स होता है स्टूडेंट्स भ्रम। तो हम लोग आगे देखते हैं कि वास्तव में और वहाँ पे क्या क्या देखा है जब वो थर्ड लेवल पे पहुँचा है। थर्ड लेवल पे पहुँचा है तो उसने जो है वो बीच में सेंटर में एक बूडी बूथ देखा था, जिस पे जो पर्सन जिसके अंदर था वो बहुत ही ओल्ड फैशन जो है वो कपड़े पहने हुए था। तो अभी वो आगे क्या क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि वहाँ पे और आगे क्या क्या उसने देखा। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch, and frowned. He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. So students, now what he is describing at the platform, what he is seeing at the platform, अभी उसको प्लेटफॉर्म पे क्या दिखाई दे रहा है? अभी उसको प्लेटफॉर्म पे जो है वो स्पुटन्स दिखाई दे रहे हैं। ये स्पुटन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्पुटन्स होता है आपका ये, लुक एट हियर, ये जिसमें आप स्पिट करते हो, थूक फेंकते हो, दैट इज एक्चुअली नोन एज स्पिटून्स। और ये जो स्पिटून था ये किस चीज़ से बना हुआ था? ये आपका ब्रास से बना हुआ था। तो वहाँ पे चार्ली को जो है कुछ स्पुटून्स दिखाई देते हैं जो कि ब्रास से बने हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। और स्टेशन के बीचों बीच, जब कहीं भी स्टूडेंट्स अक्रॉस वर्ड का यूज़ होता है, इट ऑलवेज रेफर्स कि किसी भी चीज़ के बीचों बीच, यानी उससे हो के जब कोई चीज़ जाती है, जैसे कि ये जो है वो एक लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस लाइन के बीच से अगर कोई चीज़ ऐसे हम लोग अक्रॉस द लाइन, जो लाइन के इस पार से उस पार हो जाती है बीचों बीच, उसके लिए अक्रॉस द वर्ड यूज़ हो जाता है। तो स्टेशन के बीचों बीच उसको क्या दिखाई दिया जो जिस पे उसकी नज़र पड़ी, उस आई मीन कॉट माई आई, इट मीन्स टू से दैट कि उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ गई। ये फ्रेज है, कॉट माई आईज जो है स्टूडेंट, ये फ्रेज है। तो किस चीज़ ने उसकी आई को कॉट किया? ग्लिंट ऑफ लाइट, वहाँ से एक रोशनी की चमक आ रही थी। ग्लिंट मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? ग्लिंट मीन्स होता है टू साइन विथ स्मॉल ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट, कि लाइट के छोटे छोटे फ्लैशेस से चमकना लाइट का ग्लिंट कहलाता है। ग्लिंट ऑफ लाइट यानी लाइट की चमक। A man was pulling a gold watch from his vest pocket। और वो चमक बेसिकली किस चीज़ से आ रही थी? वो चमक जो है वो स्टूडेंट एक गोल्ड वॉच से आ रही थी, जो कि एक आदमी अपने वेस्ट पॉकेट में से निकाल रहा था। अभी आप सोचोगे कि जो बेस्ट होते हैं उसमें तो पॉकेट नहीं होता है। बेस्ट क्या होता है? बेस्ट होता है आपका अ पीस ऑफ क्लोथिंग दैट यू वियर अंडर योर अदर क्लोथ्स ऑन द टॉप पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो बेसिकली जो इनर वियर होता है, जो इनर क्लोथ होता है, उसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं, बनियान वगैरह, गंजी वगैरह। तो बेसिकली यहाँ पे जो वेस्ट होता है, द बेस्ट दैट बी आर यूज टू ऑफ सेइंग दोज बेस्ट डज नॉट हैव पॉकेट्स, बट इसके बेस्ट में जो है वो पॉकेट था, और उसने अपने पॉकेट में से जो है वो एक गोल्ड वॉच निकाला। और वही गोल्ड वॉच की चमक, यहाँ पे जो आप देख रहे थे ग्लिंट ऑफ लाइट, जो उसकी आंखों जिस पे उसकी नज़र गई थी, वो बेसिकली जो चमक थी वो एक गोल्ड वॉच की चमक थी, जो एक आदमी ने अपने पॉकेट में से निकाला था। He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned। उसने जो है वो बेसिकली जो उसका ये वॉच था उसको जो है वो उसको ऊपर जो कवर था उसको स्नैप करके हटा दिया, यानी कि उसको तोड़ के हटा दिया। स्नैप करना मीन्स होता है जब आप सडनली किसी चीज़ को जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हो। स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारे हार्ड वर्ड्स भी जो है वो यहाँ पे दे दिए हैं नीचे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। स्नैप मीन्स होता है स्टूडेंट्स टू ब्रेक और बी ब्रोकन सडनली, जिसमें थोड़ा सा आपको अचानक आवाज़ भी होता है टूटने का, साफ क्रैक क्रैक साउंड जो है उसमें से निकलते हैं ये स्नैप करने से। तो वो जो गोल्ड वॉच का उसका कवर था, उस कवर को जो है वो सडनली वो स्नैप कर देते हैं, और उसके बाद अपने वॉच के ऊपर क्या करता है? देखते हैं, ग्लैंस करता है। ग्लैंस मतलब टेक अ लुक ऑफ, अपने वॉच के ऊपर एक बार वो लुक करते हैं, और उसके बाद वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, वो अपना मुंह बना लेता है, वो फ्राउनिंग कर लेता है। फ्राउनिंग करने का क्या मतलब होता है? जब आपकी जो है वो आप चेहरे पे जो है वो सीरियसनेस दिखाते हो, स्माइल का अपोजिट वर्ड है टू शो यू आर एंग्री, सीरियस एटसेट्रा बाय मेकिंग लाइन्स अपीयर ऑन योर फोरहेड अबव योर नोज।
तो वो जो है वो गोल्ड के ऊपर देखने से फ्राउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जनरली होता है स्टूडेंट्स हमारे साथ कि जब भी हम टाइम देखते हैं तो टाइम कभी कभी हमें बहुत सारी चीज़ जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग करना होता है, और यदि लेट हो रहा हो तो आप टाइम देखने के बाद जो है थोड़ा सा फ्राउन हो सकते हो। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपनिंग हेयर एज वेल, और वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। और वो जो आदमी है उसी आदमी को अभी ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वो जो पर्सन जिसने ये गोल्ड वॉच निकाला था, जो स्टेशन के बीचों बीच में खड़ा था, ही वोर अ डर्वी हैट, वो एक डर्वी हैट पहने हुए था। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि डर्बी हैट क्या होता है? डर्बी हैट ये होता है, ये देखो ये इसको डर्बी हैट बोलते हैं। और डर्बी हैट का अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो ये और फेल्ट हैट दैट इज राउंड एंड हार्ड विथ अ नैरो ब्रीम, एक ऐसा हैट जिसका जो ब्रीम होता है ये बहुत ही नैरो होता है, यानी पतला होता है। ब्रीम किसको बोलते हैं? जैसे कि ये हैट है, तो ये जो हैट का ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग ब्रीम बोलते हैं। और ब्रीम, इस तरह के हैट का ब्रीम बहुत ही नैरो होता है, तो इसको हम लोग डर्बी हैट भी बोलते हैं। जो आप पहनोगे तो इसका ब्रीम आपको बहुत ही छोटा सा फील होगा और राउंड फील होगा आपके हेड पे। और इसको जो है वो बॉलर्स हैट भी बोला जाता है, क्योंकि क्रिकेट के लैंग्वेज में बॉलर लोग जो है वो इसको पहनते हैं, इसीलिए इसको क्रिकेट हैट भी बोलते हैं। और ये सब भी इसको बोलते हैं डर्बी, प्लग हैट, ये सब इसके साइनोनिम्स होते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो पर्सन था ये डर्बी हैट पहने हुए था और ब्लैक 4 बटन सूट, और एक ब्लैक कलर का सूट भी पहना हुआ था। और वो जो सूट था उसका 4 बटन का सूट था, यानी कि नीचे इस सूट में नीचे जो है वो बटन्स रहे होंगे इधर यहाँ पे, और वो 4 बटन्स जो है वो रहा होगा, यानी वो 4 बटन सूट जो है वो बेसिकली पहना हुआ था वो पर्सन। ये सूट 4 बटन्स वाला जिसमें टाइनी लैपल्स थे। तो स्टूडेंट्स लैपल्स क्या होता है? लैपल्स क्या होता है कि जैसे कि लुक एट हियर, ये आपका कोट है, तो कोट का ये पार्ट जो है यहाँ पे घुमा हुआ रहता है थोड़ा सा, ये जो घुमा हुआ है, ये वाली पार्ट, ये पार्ट जो घुमा हुआ रहता है जिसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं वापस से, जो है फोल्डिंग पार्ट है, इसको लैपल्स बोलते हैं। तो ये जो लैपल्स था उस कोट, उसके कोट का जो पर्सन वहाँ पे पहने हुए था स्टेशन के बीचों बीच, वो जो है वो बेसिकली टाइनी लैपल्स थे, यानी कि छोटे लैपल्स थे। ये जो लैपल्स ये छोटा था। फ्रेंड्स वो जो पर्सन था वो हैंडल बा मुस्टैच उसका था, मतलब ऐसा मुस्टैच जो आप जिसको कर्ल को आप ऐसे ऐसे घुमा सकते हो पकड़ के, वैसे मुस्टैच को जो है वो हैंडल बा मुस्टैच जो है वो बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है आपका कि इसमें जो मैंने आपको यहाँ पे हार्ड वर्ड्स दिए हैं ये बेसिकली क्लास 12 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो हार्ड वर्ड्स नहीं है, इसमें ज़्यादा हार्ड वर्ड्स और टफ वर्ड्स यूज़ हुए नहीं हैं, सारे सिंपल वर्ड्स और जनरल वर्ड्स है। बट फिर भी अगर किसी वर्ड या किसी टर्म को लेके अगर कन्फ्यूज़न है तो उसको यहाँ पे लिख दिया गया है, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस। तो then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. I never saw so many beards, sideburns and fancy handlebar mustaches in my life. अभी चार्ली और आगे क्या देख रहे हैं? चार्ली अभी वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सब के ड्रेस से उन सब के ड्रेस से उनको लग रहा था कि ये सभी लोग जो है वो 18th और 19th सेंचुरी में जिस तरह की ड्रेसेस पहनी जाती थी उस तरह की ड्रेसेस जो है वो सभी लोग वहाँ पे पहले हुए थे। यानी कि प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे 3rd लेवल पे पहुँचने के बाद उसको जितने भी लोग दिखाई दे रहे थे वो किस तरह के ड्रेस पहने हुए थे? सब 18th और 19th सेंचुरी में जैसे ड्रेस चलते थे वैसे ड्रेस पहने हुए थे। और उसने अपनी लाइफ में कभी भी इतने सारे जो है वो बियर्ड्स, साइड बर्न्स, फैंसी हैंडल व मुस्टैचेस कभी नहीं देखे थे। इतने सारे बियर्ड्स, मतलब लोग इतने बियर्ड रखे हुए हैं, बड़े बड़े बियर्ड्स रखे हुए हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं, साइड बर्न्स रखा हुआ है, और मुस्टैचेस बड़े बड़े हैंडल व मुस्टैचेस रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया ऐसे मुस्टैचेस, ये देखो हैंडल व मुस्टैचेस रखे हुए हैं, और ये इसको साइड बर्न बोलते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो यहाँ पे ये जो ये कान के पास से जो बाल का पार्ट निकलता है हेयर का, उसको जो है वो बेसिकली साइड बर्न या साइड विस्कर बोला जाता है। इसको विस्कर भी बोल सकते हो आप या साइड बर्न भी बोल सकते हो। तो ये उस टाइम के का फैशन रहा होगा 18th और 19th सेंचुरी में अमेरिका में, कि जहाँ लोग जिस समय बहुत ज़्यादा बियर्ड्स, साइड बर्न्स रखते थे और जिनके मुस्टैच बिल्कुल ही फैंसी मीन्स डिज़ाइनिंग, बहुत ही मतलब ये ऐसे ऐसे हैंडल व मुस्टैचेस होते थे। इस तरह के मुस्टैच को जिसका एक हैंडल जैसा निकला हुआ रहता है जिसको आप पकड़ के घुमा सकते हो। पकड़ के हम लोग हमेशा घुमाते किसको है? हैंडल को, इसीलिए इसको हैंडल बार से कंपेयर करके इस तरह के मुस्टैच का नाम ही जो
जो है वो बेसिकली हैंडल व मुस्टैच ही रख दिया गया है मुस्टैच से कंपेयर करके। सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ के लोगों को देखने के बाद चार्ली को ये रियलाइज़ हो रहे हैं कि वो शायद 18th और 19th सेंचुरी में पहुँच गया। वहाँ के जो लोग हैं और जो चीज़ें अभी तक वो प्लेटफॉर्म पे देखा है उन सब को देखने से ऐसा फील हुआ है जैसे कि वो 18th और 19th सेंचुरी के टाइम में पहुँच गया। यानी कि थर्ड लेवल पे सिर्फ वो एक ऐसे जगह पे जो सचमुच में है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ पहुँचा ही नहीं है बल्कि वहाँ पे पहुँचने से उसका टाइम ट्रैवल भी हो गया है। दैट्स द मेन थिंग हेयर। और तभी जो है वो उसकी नज़र पड़ती है एक वुमेन पे। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। तभी एक वुमेन जो है वो ट्रेन गेट से बाहर निकलती है। सी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स and skirts to the top of a high buttoned shoes। so basically students वो जो वुमेन अभी वो ट्रेन गेट से निकलते हुए चार्ली को दिखाई दी, वो क्या पहने हुई है, वो एक लेग मटन स्लीव पहनी हुई है और जो स्कर्ट पहने हुए है वो उसके हाई बटन शूज़ के ऊपर है। यानी कि वो इस तरह के शूज़ पहने हुए है। ऐसे नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका शूज़ दिखाई दे रहा है पिक में, ऐसे शूज़ पहने हुई है और शूज़ के ऊपर उसका स्कर्ट है। और ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है लेग ऑफ मटन स्लीव्स, तो इसका जो है वो इस तरह के जो स्लीव्स होते हैं, स्लीव्स का मीनिंग मैंने आपको एक दिन और समझाया था कि स्लीव्स क्या होते हैं, कि हम लोग अपने हाथों में जो पहनते हैं बाहीं में उसको स्लीव्स बोलते हैं। तो ये जो है वो आपका स्लीव है, ये पूरा पार्ट जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये है स्लीव। तो ये स्लीव जो है वो इस तरह के जो स्लीव्स होते हैं जो ऊपर में आर्म के साइड में फैला हुआ रहता है और यहाँ पे हैंड पे जो है वो बहुत ही चिपका हुआ रहता है, टाइट रहता है। ऐसे स्लीव को जो है वो मटन स्लीव बोलते हैं। और ये मटन स्लीव ही जो है वो 90s और 80s के डिकेड में बहुत ज़्यादा फेमस था। तो इसको जो है वो लेग ऑफ मटन स्लीव टर्म से जो है वो रेफर किया जाता है, जिसका मतलब होता है अ स्लीव विच इज फुल एंड लूज ऑन द अपर आर्म बट क्लोज फिटेड ऑन द फोर आर्म एंड रिस्ट। तो ऐसे स्लीव को लेग ऑफ मटन स्लीव बोलते हैं, ये आप समझ गए। और ये एक वुमेन जो निकली थी अभी ट्रेन से वो 100% ऐसे ही ड्रेस पहनी हुई थी, इस तरह के ड्रेस पहनी हुई थी कि जिसका नीचे शूज़ था और शूज के ऊपर जो है वो हाई बटन, ये हाई बटन शूज कैसे होते हैं, ऐसे शूज जो बेसिकली आपका जिसमें बटन लगा हुआ रहता है ऊपर तक, ऐसे यहाँ तक ऊपर तक, जिसमें चैन नहीं रहता है, ऊपर तक बटन रहता है, वो हाई बटन शूज हो गया। और हाई बटन शूज के जस्ट ऊपर वो स्कर्ट पहने हुई थी। तो ये वुमेन और मैन लोगों के गेटअप से चार्ली को अभी ये रियलाइज़ हो गया कि वो वास्तव में 18th या 19th सेंचुरी में यानी आ गया है, टाइम में वो पीछे आ गया। अभी ऐसा कैसे हुआ ये तो हमें आगे पता चलेगा। उस लेडी के पीछे जिसके बारे में अभी डिस्क्राइब किया, जो चार्ली को दिखाई दी ट्रेन गेट से निकलते हुए, बैक ऑफ हर आउट ऑफ द ट्रैक आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड Eaps locomotive with a funnel shaped stack and then I knew। तो बेसिकली वो जो लेडी थी वो तो ऑफकोर्स आपका ट्रेन से ही निकली थी। तो उसके पीछे चार्ली को क्या दिखाई देता है, उसके पीछे चार्ली को रेलवे ट्रैक पे जो है वो उसकी नज़र पड़ती है उसकी नज़र पड़ती है एक लोकोमोटिव के ऊपर। एक लोकोमोटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, लोकोमोटिव मीन्स रेल इंजन। ये जो रेल का इंजन होता है इसको लोकोमोटिव बोलते हैं, ट्रेन इंजन। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप जानते हो। तो इस चीज़ पे उसकी जो है वो नज़र पड़ी, ग्लिम्स यानी कि इसकी झलक मिली उस औरत के पीछे, वो लेडी जो अभी ट्रेन गेट से बाहर निकली थी। और ये जो लोकोमोटिव था स्टूडेंट, ये लोकोमोटिव बहुत ही छोटा सा लोकोमोटिव था, क्योंकि 18th और 19th सेंचुरी में बहुत ही छोटा सा लोकोमोटिव चलता था और इस पे जो है वो क्यूरियर एंड इप्स कंपनी का प्रिंटिंग किया हुआ था। इस तरह का प्रिंटिंग, क्यूरियर एंड इप्स कंपनी का ऐसा प्रिंटिंग होता था। क्यूरियस और इप्स जो थी ये बेसिकली एक कंपनी का नाम था स्टूडेंट अमेरिका में, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल अमेरिकन प्रिंट मेकिंग फर्म थी, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में बेस्ड थी 1835 से लेकर 1907 तक। इसका मैं फुल कंपनी के बारे में फुल डेटा मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है वो देख सकते हो। तो ये क्यूरियर एंड इप्स जो है बेसिकली प्रिंटिंग कंपनी था, जो कि प्रिंटिंग करती थी, डिज़ाइन बनाती थी अलग अलग चीज़ों पे। तो ये जो रेलवे इंजन है, ये जो लोकोमोटिव है, इसके ऊपर इसीलिए जो रेलवे इंजन का ड्राइवर होता है, जो ट्रेन इंजन का ड्राइवर होता है, उसको लोको पायलट बोलते हैं, क्योंकि वो लोको
लोकोमोटिव का ड्राइवर होता है। तो ये जो रेलवे इंजन था ये भी, इस पे भी प्रिंटिंग किया हुआ था, किसका, इस पे प्रिंटिंग किया हुआ था क्यूरियन एंड इब्स का प्रिंटिंग किया हुआ था। और ये बहुत ही छोटा था साइज में स्टूडेंट्स। और ये जो था ये फनल शेप इसका स्टॉक था। ये देखो, ये जिसमें से जो एग्जॉस्ट होता है, जिसमें से ये धुआं निकलता है, उस जमाने के इंजन जो है वो कोल इंजन होते थे स्टूडेंट्स, और इसमें से जो है वो फ्लेम निकलता था। ये जो फ्लेम निकलने वाला है इसको जो है वो बेसिकली आपका स्टैक बोला जाता है ट्रेन में। उस जमाने में ऐसे जो होते थे उनको स्टैक्स, अभी तो इस तरह के नहीं होते हैं। तो ये जो स्टैक था ये फनल शेप्ड था। अभी फनल शेप्ड कहने का क्या मतलब है? फनल शेप्ड कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो कोनिकल हो, कोन के शेप में जो होता है उसको फनल बोलते हैं। और आप देख रहे हो इस पिक्चर में कि ये कोनिकल है, कोन शेप का है, तो ये फनल शेप्ड हो गया। फनल शेप्ड का मतलब होता है स्टूडेंट कोनिकल। आई होप। और ये सब देख के जो है बेसिकली चार्ली को पता चल गया, एंड देन आई न्यू। तो बेसिकली उसको क्या पता चल गया स्टूडेंट? उसको रियलाइजेशन हो गया। उसको ये मतलब ये पता चल गया कि वो शायद टाइम में पीछे आ गया। अभी तक वो जितना भी चीज़ें देखा है उससे बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात पता चल रहा है कि वो टाइम में पीछे आ गया है। तो इसीलिए श्योर करने के लिए, टू मेक श्योर, आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। बट इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या वो सचमुच में टाइम ट्रैवल कर गया है, वो सचमुच में पास्ट टाइम में आ गया है, इसको तो हमें श्योर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग 100% गारंटी के साथ कभी नहीं बोल सकते। तो इसीलिए वो एक न्यूज़पेपर बॉय के पास जाता है। जो रेलवे स्टेशन पे आप जानते हो न्यूज़पेपर बॉय बेचने वाले होते हैं। तो जब टाइम में पीछे जाकर 3rd लेवल पे पहुंच गया है, 3rd लेवल पे जाने से ही टाइम में पीछे पहुंच गया है, तो वहाँ पे एक न्यूज़ बॉय भी था। और न्यूज़ बॉय के पैरों के पास में, पैरों के नीचे जो है वो स्टैक ऑफ पेपर्स, यानी पेपर का बंडल, पेपर का ढेर जो है वो पड़ा हुआ था। और उसके ऊपर वो एक बार देखता है, टुक अ लुक ऑफ द पेपर, पेपर का वो पेपर की तरफ एक नज़र दौड़ाता है वो। और जब पेपर के ऊपर देखता है तो वो क्या देखता है? इट वॉज द वर्ल्ड। जो न्यूज़पेपर था वो बेसिकली कौन सा न्यूज़पेपर था स्टूडेंट? वो ये वाला न्यूज़पेपर था, द वर्ल्ड पेपर था। उस ज़माने में ये न्यूज़पेपर चलता था, ये न्यूज़पेपर का नाम था। यानी उस लड़के के पैर के नीचे जो न्यूज़पेपर का बंडल पड़ा हुआ था, स्टैक ऑफ पेपर, वो बेसिकली द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और ये जो वर्ल्ड न्यूज़पेपर है ये तो बेसिकली स्टूडेंट्स बहुत सालों से जो है वो पब्लिश ही नहीं हुआ है। तो अभी ये न्यूज़पेपर बॉय के पास ये वर्ल्ड न्यूज़पेपर क्यों आ गया? क्योंकि इस तो पब्लिश ही नहीं किया। अभी ये इस बात को लेके बिल्कुल ही श्योर हो जाएगा कि हाँ ये सचमुच में 3rd लेवल पे पहुंच गया था। ऐसा जो है वो होने के पूरे चांसेस हैं। द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। और उस पेपर में मतलब जो बंडल पड़ा हुआ था, तो ऊपर आपको तो हेडिंग ऐसे कुछ ना कुछ दिखता रहता है। तो ये जो हेडिंग दिखता है ये लीड स्टोरी हुआ। जो मेन हेडिंग पे ही स्टोरी रहती है वो एक तरह से आपका लीड स्टोरी हो जाता है। और जो लीड स्टोरी है स्टूडेंट, वो किसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा था? जो लीड स्टोरी है वो आपका ये प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। ये जो प्रेसिडेंट हैं ये क्लीवलैंड प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। तो यानी कि इससे तो अभी और कंफर्म हो गया उसको कि वो टाइम में पीछे चला गया है। किसके टाइम में चला गया है? जिस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट क्लीवलैंड थे। इनका पूरा नाम स्टूडेंट स्टीफन जॉर्ज क्लीवलैंड था, जो कि अमेरिका के लॉयर एंड पॉलिटिशियन थे, जो कि 22nd एंड 24th प्रेसिडेंट अमेरिका के बने थे 1885 में से लेके 1889 तक। और 1893 से लेके 1897 तक उनका सेकेंड टर्म था। लेकिन ये 2 टाइम्स तक अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो रह चुके थे। 22nd एंड 24th प्रेसिडेंट बने थे प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। और इससे हमें उनका टाइम स्पैन पता चल रहा है कि वो किस टाइम में जो है वो प्रेसिडेंट रह चुके थे अमेरिका के। वो 1885 से लेके 1889 तक और 1893 से लेके 1897 तक रह चुके थे। यानी कि ये जो न्यूज़पेपर जो क्लीवलैंड के बारे में ही अभी आर्टिकल एक छापे हुए हैं, इससे पता चलता है कि वो इन्हीं टाइम स्पैन में कहीं चला गया है। 1885 से लेके 1897 के बीच में होगा मोस्टली। I have found that front page since
in the public library files and it was printed June 11 1894। तो अभी उसी पेज पे, यानी कि जो फ्रंट पेज था उस पेज पे जो पब्लिक लाइब्रेरी फाइल होती है, मतलब इसके अंदर जो एक फाइल जैसा दिया हुआ रहता है जो कि पब्लिक लोगों के पढ़ने के लिए रहता है, उस फाइल के अंदर जो है उस पेज के ऊपर डेट भी मेंशन हुआ था। और कौन सा डेट मेंशन हुआ था स्टूडेंट? 1894 का डेट मेंशन हुआ था। जून 1894 का डेट जो है वो मेंशन हुआ था। तो इससे पता चल रहा है कि वो 1945 40 और 45 के बीच से डायरेक्ट जो है वो 1894 में चला गया, यानी कि वो 46 ईयर्स पीछे चला गया, अबाउट 46 ईयर्स पीछे चला गया। मतलब 1940 का एग्जैक्ट प्रेजेंट टाइम था उस समय चार्ली का, और वहाँ से वो 1894 में चला गया। जो इस आर्टिकल का पेज था उस पर डेट लिखा हुआ था ये जून 11 1894, जिससे पता चलता है कि वो वास्तव में किस टाइम में पहुंच गया। वो वास्तव में 1894 में पहुंच गया, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के टाइम पे। तो अभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि जैसे ही उसको ये बात श्योर हो गया, अभी तो उसको ये बात श्योर हो गया कि हाँ वो 100% जो है वो टाइम में पीछे आ गया, क्योंकि अभी तक जो जो चीज़ें हुई थी उन सब से ये बात प्रूव हो गई थी। तो इसीलिए अभी वो किसके पास गया? आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज़। तो सीधे अभी टिकट विंडोज़ के पास जाएगा। और टिकट विंडोज़ के पास क्यों जाएगा, ये एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग क्वेश्चन है अभी पे। नोइंग दैट हेयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल I could buy tickets that would take Luisa and me anywhere in the United States we wanted to go। वो बेसिकली अभी टिकट काउंटर पे इसलिए गया है क्योंकि उसको पता था कि 18th सेंचुरी में 1894 में, उस पर तो डेट लिखा हुआ था 11 जून 1894, यानी 1894 में वो और उसकी बीवी लुइसा ये दोनों जहाँ भी चाहते हैं वहाँ भी जा सकते हैं। इस टाइम पे क्या वो प्रेजेंट टाइम में नहीं जा सकता, या प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड वॉर का टाइम था और उस टाइम पे वो जहाँ चाहे वहाँ नहीं जा सकता था। और 1894 के टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए वो टिकट काउंटर पे गया कि अभी तो मुझे कहीं जाने से, जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम है, प्रेजेंट टाइम से आप सोचो कितने अच्छे से इस कहानी से आप रिलेट कर सकते हो अपने आप को कि प्रेजेंट टाइम में भी हम लोग जहाँ चाहे वहाँ नहीं जा सकते हैं लॉकडाउन की वजह से। तो अगर आप पास्ट में चले जाते हो, 3 साल पहले चले जाते हो जिस समय कोई कोरोना और कोई लॉकडाउन नहीं था, तो उस समय तो आपको कहीं भी जाने की आज़ादी थी। तो वही सिचुएशन यहाँ चार्ली का भी है कि चार्ली जो है वो 1940 में है और जहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रहा है और अमेरिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है वर्ल्ड वॉर का, वो जो है वो युद्ध में भाग ले रहे हैं और अमेरिकन लोगों की कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रही है। और इसीलिए चार्ली जैसे कॉमन लोग जो हैं वो इस समय से ही बच के निकल जाना चाहते हैं, उस समय से ही पीछे चले जाना चाहते हैं और उन 1894 में चले जाना चाहते हैं जिस समय इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं हुआ है। और उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं कि उसको लग रहा है कि वो थर्ड लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पे वो 1894 के टाइम पे पहुंच गया है। And I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois। गैल्सबर्ग इलिनोस। सो स्टूडेंट अभी चार्ली जो है वो बेसिकली 2 टिकट खरीदने के लिए जो है वो टिकट विंडो पे गया, क्योंकि वो अपनी वाइफ को भी लेके जाना चाहता था, अकेले नहीं जाना चाहता था। और जनरली अभी के टाइम में तो लोग अपनी वाइफ से छुटकारा पाना चाहते हैं कि इसी बहाने तो उनको और मौका भी मिल जाएगा, चलो टाइम में ही पीछे चले जाओ। बट ये वैसा नहीं है, ही लव्स हर वाइफ, तो वो अपनी वाइफ को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। जबकि अभी तो उसके साथ उसकी वाइफ नहीं है, तो अपनी वाइफ को कैसे ले जाएगा, ये वहाँ पे क्वेश्चन है उसके लिए। बट वो शायद वापस आएगा यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट वो जो है वो 2 टिकट खरीदता है। और 2 टिकट कहाँ जाने के लिए खरीदता है? गैल्सबर्ग जाने के लिए। गैल्सबर्ग सिटी का नाम है स्टूडेंट, और ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, थोड़ा सा रिमोट एरिया है। और इलिनॉइस जो है वो आपका स्टेट है अमेरिका में। तो यहाँ पे वो जाना चाहता था, गैल्सबर्ग में जाना चाहता था। गैल्सबर्ग उसका नेटिव प्लेस है, मतलब आई मीन उसका हॉन्टिंग प्लेस है जहाँ पे वो जाना चाहता है। हैव यू एवर बीन देयर? अभी ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप इस जगह पे गए हो कभी? इट्स सो वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट। अभी बेसिकली
ये जो जगह है गैल्सबर्ग, ये बहुत ही खूबसूरत टाउन है अभी भी। यहाँ पे जो है वो आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि पुराने हाउसेस देखने के लिए मिलेंगे आपको, जो कि फ्रेम से बने हुए हैं। और यहाँ पे आपको घरों के जो लॉन्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है, लोगों के पास काफ़ी जगह है। तो जो नॉर्मल पहले गाँव में घर देखने के लिए जैसे मिलते थे विलेज में, उस तरह के घर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे एक बड़ा सा घर होगा, एक बड़ा सा बैकयार्ड होगा, एक बड़ा सा फ्रंट यार्ड होगा, लॉन्स होंगे, ब्रांडाज होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा सभी चीज़ें होंगी, बालकोनीज भी होंगे। और इस जगह पे घर के अलावा जो है वो आपको बहुत ही ट्रेमेंडस ट्रीज देखने के लिए मिलेंगे। ट्रेमेंडस ट्रीज कहने का मतलब है स्टूडेंट कि ट्रीज विच आर वेरी बिग इन साइज, उसको ट्रेमेंडस बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको ट्रेमेंडस ट्रीज देखने के लिए मिलेंगे, हुज ब्रांचेस मीट, जिसके ब्रांचेज आपको ऊपर ही ऊपर इस तरह से मिल जाते हैं जैसे कि वो रोड का छत बना दिए हो, इस तरह से उसके मिल जाते हैं। देखो ये रोड है और ये इस साइड के ट्रीज और इस साइड के ट्रीज, दोनों तरफ के ट्रीज ऊपर इस तरह के इनके ब्रांचेज ऊपर ऐसे मिल गए हैं जैसे कि ये रोड का छत बना दिया हो। And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, the man smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans, with the fireflies all around, in a peaceful world. To be back there with the First World War was still 20 years off, and World War II over 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. So स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे आपको पता चल रहा है एक्चुअली में कि ये वर्ल्ड वॉर के कितने बड़े फ्रस्ट्रेशन में है चार्ली, और इसीलिए चार्ली क्या चाह रहे हैं कि चार्ली जो है वो अभी आपको 1894 के खूबसूरत टाइम को जो है वो डिनोट कर रहा है। 1894 में जब चीज़ें जो है वो बहुत ही सिंपल थी, उस समय के जो समर इवनिंग्स थे वो अभी के इवनिंग से काफ़ी लंबे होते थे, यानी कि आपको पूरा टाइम मिलता था उसको एंजॉय करने का। और शाम के टाइम में बैठ के वहाँ पे लोग क्या क्या करते थे, अपने लॉन्स में बैठ के, कहाँ पे बैठ के, पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स। शाम लंबा होता था और शाम के समय सभी लोग अपने अपने लॉन्स में बैठ के जो है वो जो मेन लोग होते थे वो स्मोकिंग किया करते थे। क्या चीज़, सिगार चलता है बड़े बड़े कंट्रीज़ में, और स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग और अमेरिकन कंट्रीज़ के लोग सिगार पीने के काफ़ी फॉन्ड होते हैं। दे हैव ग्रेट फॉन्डनेस फॉर सिगार्स, और वो लोग वहाँ पे बैठ के शांति से जो है वो बातें करते रहते थे। क्वाइटली मीन्स स्टूडेंट होता है शांति से, वो लोग आपस में बैठ के शांति से बातें करते थे। यहाँ के लोग आपस में बैठेंगे तो झगड़ा ही करने लगेंगे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो वुमेन लोग होती थी वो शाम के टाइम अपने घर के लॉन्स में बैठ बैठ के क्या करती थी, वो जो है बेव करती थी, पाम लीफ फैंस को बेव करती थी यानी बुनती थी। और ये देखो ये पाम लीफ फैन है, इस पाम लीफ फैंस को जो है वो लोग बुना करती थी उस टाइम पे वुमेन लोग अपने अपने घर के लॉन में बैठ के। गैल्सबर्ग में नहीं, गैल्सबर्ग में कैसे होता था वो अभी आपको यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहा है चार्ली। और चार्ली को ये सब बात कैसे पता है कि गैल्सबर्ग में उस टाइम में कैसे होता था, ये बेसिकली उसको अपने ग्रैंडफादर से पता है। और वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा फायर फ्लाइज होती थी। फायर फ्लाइज कौन होती है स्टूडेंट, फायर फ्लाइज होते हैं आपके जुगनू, और इन सबको भगाने के लिए ही वहाँ की जो वुमेन थी वो ये बनाया करती थी, ये पाम लीफ फैंस। और उस समय का जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट था वो बहुत ही पीसफुल था, इन अ पीसफुल वर्ल्ड। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड, और ऐसी दुनिया में चले जाना 1894 के टाइम में चले जाना जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो आपका 20 ईयर्स पीछे है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग 40 आगे है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 20 ईयर्स बाद आने वाला है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 40 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम उसका बचा हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये कहानी टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में रह रहा है चार्ली। अभी इस बात से हमें पता चल रहा है, तो ही तो उसको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हो रहा है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होने वाला है। तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में है क्योंकि उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का पता है। तो और अभी जब वो 1894 में पीछे चला गया है तो वो बहुत ही सुकून महसूस कर रहा है। वो चाह रहा है कि इस टाइम में वापस चले जाना उसके लिए तो कितनी फॉर्चुनेट बात हो जाएगी।
जिस समय ना कोई वॉर होगा और इतनी शांति से वहाँ पे वो रह सकेगा। क्या क्या करते रहेगा वो आप ऑलरेडी देख चुके हो कि वहाँ गैल्सबर्ग के जो लोग हैं वो कितने अच्छे से अपने लॉन में बैठ के जो है वो मैन लोग सिगार पीते रहते हैं, वुमेन लोग जो है वो बहुत ही अपना ये पाम लीफ फैंस जो है वो बुनती रहती है, और सभी लोग आपस में बैठ के बहुत ही क्वाइटली बात करते रहते हैं बहुत देर तक। और वर्ल्ड वार लोग तो उस समय से आगे कितना दूर हैं अभी वर्ल्ड वार होना। The clerk figured the fare and he glanced at my fancy hat band. But he figured the fare and I had enough for 2 coaches tickets one way. Basically students that जो क्लर्क था टिकट विंडो पे, उसने जो चार्ली ने जो पैसे दिए थे, जो फेयर जितने भी दिए थे, फेयर मीन्स होता है स्टूडेंट जो टिकट के लिए जो आप पैसे पे करते हो वो आपका बेसिकली फेयर कहलाते हैं। तो वो जो है वो फेयर फिगर आउट करते हैं। फिगर आउट करने का मतलब होता है कि टोटल कैलकुलेट करना, उसको सब कुछ देखना अच्छे से, तो टिकट को फिगर आउट करते हैं। और एक बार वो बेसिकली चार्ली जो कि हैट पहने हुए था, हैट बैंड को क्या होता है, ये जो चीज़ है स्टूडेंट्स, ये हैट का बैंड कहलाता है, हैट बैंड। और ये चार्ली का काफ़ी फैंसी हैट बैंड था, इसीलिए उस टाइम के अकॉर्डिंग 1894 में अभी तो ये टाइम में वापस चला गया था, इसीलिए जो क्लर्क है उसके लिए तो थोड़ा ऑड था, इसीलिए उसके फैंसी हैट बैंड पे एक बार ग्लैंस करता है, एक बार देखता है, बट तो फिर अपना वो फेयर जो है वो टिकट का चार्ज वो जो है वो बेसिकली कैलकुलेट करने लगता है। एंड और चार्ली के पास उस समय इतने पैसे थे, उसने जो टोटल पैसे उसको दिए थे वो बेसिकली इतना पैसा था कि वो एक पूरे के पूरे कोच में जितने टिकट होते हैं, एक रेलवे कोच का जितना टिकट होता है वो पूरा टिकट वो खरीद सकता था, उतना उसके पास पैसा था, एक वे का, वन वे का, मतलब एक तरफ आने या जाने का, वो टोटल पूरे कोच का ही टिकट जो है वो खरीद सकता था, पूरे कोच का ही टिकट जो है वो एक बार आने या जाने का वो खरीद सकता था स्टूडेंट्स। सो इसीलिए जो है वो बट ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि चार्ली जो है वो प्रेजेंट टाइम का करेंसी दे रहा था, चार्ली 1940 के टिकट का करेंसी दे रहा था, तो इसलिए उसका करेंसी का वो 1894 के हिसाब से वो वैल्यू आपको यहाँ पे बता रहा है कि उसका प्रेजेंट डे का करेंसी जो दिया है वो 1894 के करेंसी के अनुसार उसके वो पूरे कोच के टिकट को खरीद सकता है। रेलवे के जो बॉगीज होते हैं उनको कोच बोलते हैं। बट व्हेन ही काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, लेकिन जब वो टिकट ये जो कैशियर था क्लर्क, इसने जो पूरा जब उस मनी को काउंट किया तो उसके बाद ये इसके ऊपर देखता है, किसके ऊपर देखता है, चार्ली के ऊपर जो है वो देखता है, और वो बेसिकली इसके ऊपर घूर रहा था। ही वॉज स्टेयरिंग एट मी एंड व्हाई ही वॉज स्टेयरिंग, वो जो है वो इसके ऊपर घूर रहा था, और उसके बाद विल के देखते हुए वो जो है वो बोला। बेसिकली नोडिंग करना मीन्स होता है स्टूडेंट जब आप अफर्मेटिव में मुंह से साउंड निकालते हैं, ऐसे गर्दन हिला के, मुंडी हिला के, जो उसको, तो ये बिल के ऊपर देखते हुए, बिल यहाँ पे यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स पुराने करेंसी के लिए, वो जो ओल्ड फैशन करेंसी है न्यूयॉर्क का, उसके लिए जो यहाँ पे बिल वर्ड यूज़ हो रहा है। और उस बिल के ऊपर देखते हुए वो जो टिकट क्लर्क है उसने जो है वो नोडेड किया, यानी ऐसे मुंह से आवाज़ निकाला, और उसके बाद वो चार्ली की तरफ तो पहले से ही घूर रहा था, ही वॉज स्टेयरिंग एट चार्ली, तो उसके ऊपर स्टेयरिंग करते हुए क्या बोलते हैं, दैट एंट मैनी मिस्टर ही सेड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार। तो ये जो बेसिकली क्लर्क है, ये बेसिकली उसको क्या बोलता है चार्ली को अभी, कि ये तो पैसे नहीं है मिस्टर, यू नो, और अगर तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम जो है वो इसमें तुमको कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होगा। यू नो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है स्किन, ये यहाँ पे इनफॉर्मल वे है, चीट के लिए यूज हुआ है, कि अगर तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ये ठगने की कोशिश कर रहे हो, इफ़ यू ट्राइंग टू चीट मी, ये इनफॉर्मल तरीके से आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, स्किन वर्ड का यूज कर सकते हो ऐसे सिचुएशन पे, इनफॉर्मली, नॉट फॉर्मली। सो बेसिकली
तो ये टिकट क्लर्क जो है वो चार्ली के दिए गए पैसे को काउंट करने के बाद उसको क्या बोलते हैं कि ये तो पैसे हैं ही नहीं, दैट एंड मनी, यू नो। एंड अगर तुम मेरे साथ चीट करने की कोशिश करोगे तो तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हो, ज़्यादा बच के नहीं जा सकते हो। इसका कहने का ये मतलब है कि तुमको इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, और उसके बगल में जो कैश ड्रॉअर रखा हुआ था उसके ऊपर भी वो एक बार देखता है। अभी कैश ड्रॉअर के ऊपर वो इसलिए देखा होगा क्योंकि वो उसमें रखे हुए पैसे को देखा होगा। कैश ड्रॉअर क्या होता है, जो जिसमें कैश रखा हो रहता है, जो ड्रॉअर रहते हैं टेबल में लगा हुआ जिसमें आप कोई भी चीज़ अंदर रखते हो। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल, उस ड्रॉअर के अंदर जो मनी था वो बेसिकली पुराने स्टाइल का मनी था। पुराने स्टाइल में जो अमेरिका में करेंसी चलती थी वो करेंसी थी वो, और उसको लोग बिल बोलते थे, जो पुराना स्टाइल का बिल था। और इसने जो पैसा दिया था ये प्रेजेंट टाइम का पैसा था, और उस पैसे का वैल्यू उस पुराने बिल के कंपैरिजन में जो है वो लगभग दोगुना था, यू नो, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी नाउ डेज दे यूज। बेसिकली उस टाइम में चार्ली लोग जो पैसे यूज कर रहे थे 1940 के टिकट में, उस पैसे के कंपैरिजन में ये जो ओल्ड स्टाइल बिल था ये आपका ओल्ड स्टाइल करेंसी है स्टूडेंट्स। तो इसकी वैल्यू उस प्रेजेंट पैसे से जो चार्ली ने उसको दिया था इसका वैल्यू आधा ही होगा। लेकिन वो ऑब्वियसली अगर आप टाइम में पीछे चले जाते हो और प्रेजेंट टाइम में जो नोट यूज़ हो रहे हैं ये नोट लेके अगर आप टाइम में पीछे चले जाओगे तो ये नोट को उस समय के लोग डुप्लीकेट नोट ही समझेंगे। उसको क्या पता कि फ्यूचर में ऐसे चेंज हो गया है और अभी यही नोट चलता है। उस टाइप के टाइम में जो चलता है सिर्फ वैसी का वैल्यू है। और वो जो है वो थोड़ा सा अलग लग भी रहा था। जैसे आप पता है कि समय समय पे नोट का डिज़ाइन जो है गवर्नमेंट चेंज करती रहती है। इंडिया में ही अभी कैसे गवर्नमेंट ने किस तरह से नोट के डिज़ाइन जो है वो बदल दिए हैं। I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail even in 1894. तो जब ये टिकट क्लर्क उसको बोला कि तुम जो है वो मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा करने से तुमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तुम जो है वो पकड़े जाओगे, तुमको जो है वो सज़ा हो जाएगी। तो इसीलिए चार्ली वहाँ से जल्दी जल्दी भाग गया, क्योंकि भले ही 1894 में जो है वो दुनिया शांति में है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका में रहने में, बट फिर भी जेल की बारी जब आती है तो 1894 में भी जेल तो जेल ही होता है, चाहे वो किसी भी टाइम में हो। और जेल के बारे में उस समय भी कोई अच्छी बातें नहीं थी। और ये ऐसा टिकट कलेक्टर ने क्यों किया, क्योंकि इसका जो पैसा था ये प्रेजेंट टाइम का पैसा था, 1940 का पैसा था, और वो 1894 में वो करेंसी नहीं चलती थी। उस समय ओल्ड फैशन्ड बिल चलते थे, जिसको वो लोग बिल बोल रहे हैं, ये ओल्ड स्टाइल बिल, और ये अलग दिखता भी था और ये इस तरह का था स्टूडेंट, ऐसा होता है ये ओल्ड। And that was that. I left the same way I came, I suppose. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought all the style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealer, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. So basically students, you know, उसके बाद चार्ली वहाँ से चला आया, उसी कॉरिडोर से वापस आ गया जिस कॉरिडोर से वो अंदर गया था, और उसके बाद जो है और जिस रास्ते से आया था स्टूडेंट उसी रास्ते से जो है वो वापस आ गया। लेफ्ट द सेम वे आई केम, जिस रास्ते से वो थर्ड लेवल तक पहुंचा था उसी रास्ते से वापस चला आया, वो ऐसा सपोज कर रहा है। इसी से हमें पता चल रहा है कि इसका पूरा का पूरा जो है इल्यूजन था, पूरा का पूरा वो इल्यूजन में एक तरह से फंस गया था। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, और अगले दिन जो है वो अपने बैंक से लगभग 300 रुपीज़ जो है वो $300 निकालते हैं, और लगभग इसके बैंक में जितना था टोटल उतना ही था, $300 के आसपास ही था, और $300 जो है वो निकाल लेते हैं। और उस $300 से वो क्या करता है, उस $300 से वो ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदता है। ये बात सुन के जो है उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को जो है थोड़ी सी थोड़ा सा वो वरीड हुआ कि ये तो बिल्कुल ही पागलपंती की हद हो गई, ऐसा उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को लगा। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर, आप जो ये पुराने स्टाइल की करेंसी है वो किसी भी क्वाइन डीलर से खरीद सकते हो, बट आपको उसके लिए प्रीमियम में पे करना पड़ेगा, यानी
कि प्रेजेंट डे मनी से पे करना पड़ेगा और उसका वैल्यू ज़्यादा ही हो जाता है। जैसे अभी के प्रेजेंट टाइम में अगर आप चाहोगे कि आप पुराने स्टाइल वाले करेंसी खरीदो जो इंडिया में चलते थे, तो उसके लिए आपको अभी के पैसे से ही पे करने पड़ेंगे। प्रीमियम वर्ड हमेशा यूज होते हैं न्यू के लिए, जो प्रेजेंट है, जो न्यू ब्रांड न्यू है, प्रीमियम। माई $300 अबाउट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बेल। इसके $300 से जो है वो पुराने ज़माने के जो करेंसी थे वो सिर्फ 200 ही इसका हो पाया, यानी 100 कम ही खरीद पाया ये अपने $300 से। सिर्फ 200 ओल्ड स्टाइल वाले करेंसी ही ये जो है वो खरीद पाया। देखो इधर 200 ओल्ड स्टाइल वाले करेंसी ही खरीद पाया अपने 300 से। बट इस बात की इसको परवाह नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस टाइम में जो एग्स थे वो मेयरली 13 सेंट्स अ डजन थे। कि उस समय जो केक्स था वो आपका एक डज़न केक्स जो है, एक डजन एग्स जो था वो 13 सेंट्स में ही मिल रहा था, यानी कि प्राइस एक्स के कम थी। ये बस एक्स का एक एग्जांपल देके ये साबित कर रहा है कि भले ही उसके $300 से उसको 200 बिल ही मिला है ओल्ड स्टाइल वाला, ओल्ड करेंसी वाला, बट उस टाइम तो चीज़ें भी काफ़ी सस्ती थी। जैसे कि अंडा हो गया, अंडा उस समय 13, एक डज़न अंडा का सिर्फ 13 सेंट ही कॉस्ट था। अभी सेंट क्या होता है स्टूडेंट? सेंट जो है वो बेसिकली ये 100 सेंट्स इक्वल्स टू $1। सो जैसे यहाँ पे होता है 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी, उसी तरह से अमेरिका में होता है 100 सेंट्स इक्वल्स टू $1। ये जो है वो स्मॉलर पार्ट है डॉलर का। तो 1894 में जो है वो चीज़ें सस्ती थी, इसी के लिए उसके लिए ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। भले ही उसको $300 से, प्रेजेंट टाइम के $300 से उसको सिर्फ 200 बिल ही मिले हैं। But I never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station. Although I have tried often enough, Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while, I stopped. I went back to my stamps. So basically स्टूडेंट्स क्या होता है कि लेकिन ये तो अपने $300 को खर्च करके जो है वो 200 ओल्ड स्टाइल बिल खरीद लिया, लेकिन इसको वो कॉरिडोर वापस से फिर कभी नहीं मिला। क्या नहीं मिला? वो कॉरिडोर जिससे ये थर्ड लेवल तक पहुंचा था। कॉरिडोर क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको पिछले पार्ट में, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें मैंने आपको इसको पिक्चर दे के भी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कॉरिडोर को। तो आप अगर इस सीरीज़ के सभी वीडियो, इस पूरे लेसन को पढ़ोगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको पता चल जाएगा कॉरिडोर क्या होता है। तो इसको वापस वो कॉरिडोर मिला ही नहीं जो जिससे ये थर्ड लेवल पे गया था ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का। इसके बावजूद कि इसने कितनी बार ट्राई किया बट इसको फिर नहीं। और जब इसने अपनी वाइफ लुइसा को ये सब बातें बताया, चार्ली के वाइफ का क्या नाम था? लुइसा। कीप दैट ऑलवेज इन माइंड। तो जब इसने अपनी वाइफ लुइसा को ये सब बातें बताई तो वो जो है वो काफ़ी वरीड हो गई उसके इस व्यवहार को लेके। उसको लगा कि ये माई हस्बैंड हैज़ गॉन मैड, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं इस थर्ड लेवल को और ज़्यादा खोजूँ। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड। कुछ दिन तक खोजने के बाद चार्ली भी छोड़ दिया उसको खोजना। अब इसको लग गया कि इसको अब सफलता नहीं मिलेगी थर्ड लेवल पे जाने में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप भ्रम में पड़ जाते हो। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आप फील कर रहे हो, कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है, बट वो सचमुच में एग्जिस्ट नहीं करता, और इसीलिए वो जगह इसको दोबारा कभी मिला ही नहीं। तो इसीलिए वापस से अपने स्टैम्प कलेक्टिंग वाले टाइम पे ही चला गया। ये अपना टाइम पास करने के लिए जो इसका टाइम पास एक्टिविटी था वो क्या था? स्टैम्प कलेक्टिंग करना। न्यू स्टैम्प्स जो रिलीज़ होते हैं उन सबको कलेक्ट करना था। ये वापस से वही करना शुरू कर दिया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, लेकिन अभी ये दोनों जो है वो खोज रहे हैं। किस चीज़ को खोज रहे हैं? थर्ड लेवल को खोज रहे हैं एवरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। बट अब जो है वो ये दोनों, कौन दोनों? चार्ली और उसकी वाइफ लुइसा, दोनों जो है वो हर वीकेंड पे जो है वो बेसिकली थर्ड लेवल को खोजने चले जाते हैं, क्योंकि अब इनके पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल सचमुच में एग्जिस्ट करते हैं। अभी इनके पास प्रूफ कैसे हो गया ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, आगे पता चलेगा। माई फ्रेंड सैम वीनर disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because
Sam is a city boy, Sam's city boy, and I used to tell him about Galsburg. I went to school there, and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is, all right, in 1894. So basically स्टूडेंट्स, इन लोगों के पास क्या प्रूफ है कि थर्ड लेवल जो है एग्जिस्ट करता है? इन लोगों के पास ये प्रूफ है कि इन लोगों का एक दोस्त था, चार्ली का एक दोस्त था, जिसका क्या नाम था? सैम वीनर उसका नाम था। और ये जो सैम वीनर है, ये कुछ दिन पहले डिसअपियर हो गया और किसी को पता नहीं चला कि ये कहाँ पे गया। बट चार्ली को सस्पेक्ट हुआ, चार्ली को संदेह हुआ, चार्ली को डाउट हुआ कि सैम जो है वो बेसिकली शायद 1894 में पहुंच गया है, वो जो है वो थर्ड लेवल उसको मिल गया है, वहाँ पे वो चला गया है। ऐसा इसको फील हो रहा है। ऐसा इसको क्यों फील हुआ, क्यों ऐसा इसको क्यों सस्पेक्ट हो रहा था, ऐसे इस बात पे क्यों डाउट कर रहा था? क्योंकि सैम जो है वो एक सिटी बॉय है। अभी एक सिटी बॉय यहाँ पे कितना परेशान हो रहा है शहर में, आप पहले ही देख रहे हो। और ये जो चार्ली है उसको गैल्सबर्ग के बारे में बताया करता था कि वाह, गैल्सबर्ग में कितनी शांति थी, गैल्सबर्ग में वो कितने अच्छे से उसका बचपन बीता था, गैल्सबर्ग में जहाँ पे वो स्कूल जाता था। तो बेसिकली ये गैल्सबर्ग के बारे में मैंने आपको पहले ही स्टूडेंट बता दिया था कि ये गैल्सबर्ग जो जगह है, यहाँ ये चार्ली का नेटिव प्लेस है। यहाँ पे चार्ली अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था और उसका स्कूलिंग भी वहीं पे हुआ था। तो ये सब कहानियाँ वो अपने फ्रेंड सैम वीनर को भी बताया हुआ था, और इसीलिए इसका जो फ्रेंड सैम वीनर है वो इसको इस जगह की कहानियाँ जब सुनता था गैल्सबर्ग की, कि कैसे वहाँ पे मैन लोग शाम में बैठ के सिगार पीते रहते हैं, वुमेन लोग पाम लीफ फैन बनाते रहती है, ये सब जो गैल्सबर्ग के बारे में आप सुने हो। ये सब सुन के ये जो फ्रेंड है इसका सैम विनर, ये बोलता था कि मुझे ये जगह जो है वो अच्छा लग रहा है, मतलब ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। अभी साउंड ऑफ द प्लेस के बारे में, कि इस जगह के बारे में तो सिर्फ सुन ही नहीं रहा है सैम से, सॉरी चार्ली से तो सिर्फ सुन ही रहा था। तो चार्ली से उस जगह के बारे में सुन को उसको वो जगह पसंद आने लगा था, गैल्सबर्ग। किसको? ये चार्ली का फ्रेंड सैम विनर को, जो अभी गायब हो गया है। और वास्तव में वो उसी जगह पे पहुंच गया है 1894 में, टाइम में पीछे चला गया है। और वो कैसे चला गया होगा? ऑब्वियसली उसको ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे थर्ड लेवल मिल गया होगा, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन ही जो है वो वे ऑफ एग्जिट है लाखों करोड़ों लोगों के लिए न्यूयॉर्क में। और ये बात इसको कैसे पता चला, और ये कैसे प्रूफ करेगा कि हाँ वो सचमुच में गैल्सबर्ग में चला गया और थर्ड लेवल उसको मिल गया? बिकॉज वन नाइट फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, क्योंकि एक रात जब ये अपने स्टैम्प कलेक्शन के साथ जो है वो फसिंग कर रहा था। फसिंग करने का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? जब ऐसे ही इधर उधर कर रहा था, सबको देख रहा था, चेक कर रहा था अपने सारे स्टैम्प कलेक्शन को, तो इसको एक मिल गया। और क्या चीज़ मिल गया, क्या चीज़ मिला, वो बताने से पहले आपको ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप जानते हो कि फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली इससे हमें पता चल रहा है कि उसको एक फर्स्ट डे कवर मिला। अभी फर्स्ट डे कवर क्या होता है स्टूडेंट? फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, stamp collectors buy some and use them to mail envelope to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. So basically first day जो है वो basically stamp होते हैं, जो stamp आप envelope पे जब चिपका देते हो तो एक कवर बन जाते हैं, और उसी को, और वो जो स्टैम्प जिस दिन इशू हुआ है, जो उसका पहला दिन है जिस दिन वो इशू हुआ है, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स लोग होते हैं जिनको स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक होता है, ये देखो ये एक फर्स्ट डे कवर है, ये एक स्टैम्प है, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स लोग होते हैं जिनको स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक होते हैं, वो क्या करते हैं कि जिस दिन वो स्टैम्प इशू हुआ है, मतलब जिस दिन वो स्टैम्प जारी हुआ है, उसी दिन वो कुछ स्टैम्प खरीद लेते हैं और इन्वॉल्व पे उस स्टैम्प को चिपका के खुद को ही मेल कर देते हैं, अपने आप को ही मेल कर देते हैं। जैसे आप खुद अपने फ़ोन से अपने आप को फ़ोन नहीं कर सकते हो, कॉल नहीं कर सकते हो, प्रेजेंट टाइम के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का ये एक डिसएडवांटेज है कि हम लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत आगे बढ़ गए हैं, बट उस टाइम में ऐसा भी हो जाता था कि आप खुद को ही मेल कर सकते हो। आप एक इन्वॉल्व खरीदोगे, उस पर स्टैम्प चिपकाओगे और अपना ही एड्रेस डाल के उसको पोस्ट मेल में जो है वो डाल दोगे, तो आपके यहाँ वापस पहुँच जाएगा। तो बेसिकली ये लोग ऐसे ही करते थे, स्टैम्प कलेक्टर लोग। ये लोग कब ऐसा करते थे? जब कोई स्टैम्प न्यू रिलीज़ हुआ है, जब कोई स्टैम्प नया नया जारी हुआ है, तो ये साबित करने के लिए कि वाओ जिस दिन वो जारी हुआ था
उसी दिन का स्टैम्प मेरे पास एक है, उसी दिन यूज हुआ है। और जितने भी स्टैम्प होते हैं उस पर तो पोस्ट मार्क रहता है, मुहर लगा हुई रहती है, और उस पोस्ट मार्क में जो है वो डेट भी रहता है। अभी देखो यहाँ पे जो ये जो पोस्ट मार्क है, ये जो पोस्ट मार्क है, इस पोस्ट मार्क पे जो है वो डेट भी रहता है। तो इस डेट से ये पता चल जाएगा कि ये किस दिन जो है वो ये अपने आप को, ये किस दिन ये मेल इसके यहाँ आया था, जबकि ये मेल खुद ही भेजे हुए होते हैं ये लोग, पोस्ट कलेक्टर, पोस्ट स्टैम्प कलेक्टर लोग। और ये जो स्टैम्प पे डेट रहता है वो ये पोस्ट मार्क का डेट बेसिकली प्रूफ करेगा कि हाँ जिस दिन ये इशू हुआ था, जिस दिन से इशू हुआ था, फर्स्ट डे इशू हुआ था, और ये फर्स्ट डे ही ये इन्वॉल्व इसके पास आया, मतलब ये फर्स्ट डे का यूज किया हुआ इसके पास। अभी खरीद के आप रख लोगे तो वो बस ऐसे ही रहेगा, बट अगर वो इन्वॉल्व के जरिए आपके आया हुआ है, आप उस मतलब यूज हुआ है, तो उसका एक अलग वैल्यू हो जाता है, जिसको ये लोग फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। और फर्स्ट डे कवर का बहुत अहमियत होता है इन लोगों के लिए, स्टैम्प कलेक्टर्स लोगों के लिए। द इन्वॉल्व इज़ कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। ये पूरा का पूरा जो इन्वॉल्व होता है, लिफाफा, जिसपे ये फर्स्ट डे पे इशू हुआ स्टैम्प चिपका हुआ रहता है। जिस दिन ये स्टैम्प इशू हुआ है उसी दिन इस पे स्टैम्प चिपका दिया गया है, और ये जो पोस्ट मार्क है इससे प्रूफ होता है कि हाँ जिस दिन इशू हुआ था उसी दिन चिपकाया गया है। और ये इन्वॉल्व जब वापस इसके पास ही आ जाएगा, इस पूरे इन्वॉल्व को फर्स्ट डे कवर बोलेंगे, और ये लोग खुद अपने आप को मेल कर देते थे जिस दिन ये इशू होता था उसी दिन। एंड दे आर नेवर ओपनड, वो लोग इसको कभी नहीं खोलते थे। इन्वॉल्व के अंदर ये लोग बस एक ऐसे ही ब्लैंक पेपर रख देते थे इन द इन्वॉल्व, और क्योंकि अपने आप को ही भेज रहे होते हैं तो उसमें लिखना क्या है। ये फसिंग वर्ड का मैंने मीनिंग भी दे दिया है, डिक्शनरी मीनिंग, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। एक सिंपल सा वर्ड है, बड़ा वर्ड नहीं है। लेकिन उस रात क्या हुआ, जिस रात ये अपने स्टैम्प कलेक्शन वाले चीज़ों को जो है वो बेसिकली उसको इधर उधर कर रहा था, फसिंग कर रहा था, तो इसके जितने भी पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। इसको एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिल गया जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यानी कि वो इसका खुद का भेजा हुआ फर्स्ट डे कवर नहीं रहा होगा, बट वो फर्स्ट डे कवर वहाँ पे था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गैल्सबर्ग। ये वहाँ पे इसलिए था क्योंकि वो जो फर्स्ट डे कवर था वो इसके ग्रैंडफादर को मेल किया गया था इसके घर पे गैल्सबर्ग में, इसीलिए ये बोल रहे हैं कि ये वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। मतलब इसके सारे फर्स्ट डे कवर के बीच में इसको एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिल गया जो इसके ग्रैंडफादर के नाम से था, जो इसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पे जो है वो आया हुआ था इसके घर पे, जो इसका नेटिव घर था वहाँ गैल्सबर्ग में, वहाँ पे आया हुआ था। That's what the address on the envelope said। अभी जो envelope पे एड्रेस था उस एड्रेस से पता चल रहा था कि ये गैल्सबर्ग का एड्रेस था, जो कि इसके ग्रैंडफादर के घर का एड्रेस है। और जो डेट था वो जुलाई 18, 1894 का था। द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिडेंट रिमेंबर एट ऑल। और ये जो पोस्ट मार्क के बारे में मैंने आपको समझाया, ये जो पोस्ट मार्क है, ये पोस्ट मार्क से भी डेट जो है वो साबित हो रहा था कि कौन से डेट पे जो है वो इशू हुआ है और कौन से डेट पे इसके एड्रेस पे भेजा गया है, इसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पे गैल्सबर्ग में भेजा गया है। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन विथ अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। वो जो स्टैम्प था वो 6 सेंट का स्टैम्प था, यानी कि उसका कॉस्ट सिर्फ 6 सेंट था, एंड उस पर पिक्चर लगा हुआ था प्रेसिडेंट गारफील्ड का, इसका पिक्चर लगा हुआ था, ये प्रेसिडेंट गारफील्ड का पिक्चर जो है वो लगा हुआ था। ये उस टाइम पे यही प्रेसिडेंट थे, आप पहले भी देख चुके हो। नेचुरली व्हेन द इन्वॉल्व केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट। अभी बेसिकली इसके ग्रैंडफादर ने तो वो खोला नहीं होगा, क्योंकि इसके ग्रैंडफादर को लगा कि वो खुद ही मेल करके अपने आप को भेजे हैं, तो उसके वो ग्रैंडफादर के कलेक्शन में चला गया। तो अभी ये डायरेक्ट उसको खोल रहा है चार्ली, क्योंकि ये चार्ली को मिला है। एंड द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक। और जो लोग अपने आप को ही, ये लोग जैसे पीछे आप देखोगे फर्स्ट डे कवर खुद को ही भेज देते हैं, तो वो तो उसमें ब्लैंक पेपर डालते हैं क्योंकि खुद ही अपने आप को मेल कर रहे हो तो उस पर लिखना क्या है। लेकिन इसके अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, उसमें कुछ लिखा हुआ था। और ये क्या लिखा हुआ था अभी हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, बट उससे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ कि बेसिकली ये जो
जिसके बारे में अभी ये बात कर रहा है, ये इन्वॉल्व के बारे में जो इसको अभी मिला है, उस पर इसके भले ही इसके ग्रैंडफादर का एड्रेस पे वो आया है गैल्सबर्ग में जो इसके ग्रैंडफादर का घर है उस एड्रेस पे वो आया है, बट वो लेटर इसके लिए आया है, चार्ली के लिए आया है, क्योंकि ये पास्ट टाइम में लेटर लिखा गया है, तो इसीलिए इसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पे आया, क्योंकि अगर ग्रैंडफादर के टाइम का ये नहीं है, मतलब अभी जैसे इसका जो फ्रेंड है सैम विनर जो गायब हो गए हैं, वो फ्रेंड 1894 से इसको वो मेल लिखा है लेटर, तो वो 1894 में जो मेल करेगा वो तो गैल्सबर्ग में जो चार्ली का घर था उसका एड्रेस डालेगा, उसके ग्रैंडफादर का नाम डालेगा, क्योंकि 1894 में तो चार्ली के नाम डालने से उसके घर तक नहीं पहुंचेगा वो, तो 1894 में वो गैल्सबर्ग का एड्रेस देके और चार्ली के ग्रैंडफादर का नाम डालेगा, इसलिए वो ग्रैंडफादर के नाम से लेटर आया है, जिसके अंदर का जो लेटर है वो ब्लैंक नहीं है। उस लेटर के अंदर जो पेज था उस पर ये लिखा हुआ था स्टूडेंट, लेटर में जो है वो आपका यहाँ से लेके आपका टोटल यहाँ तक जो है वो लिखा हुआ था। और क्या लिखा हुआ था, पहले तो ये एड्रेस लिखा हुआ था 1941 विलियार्ड स्ट्रीट गैल्सबर्ग, जैसा मैंने बताया कि ये उसके ग्रैंडफादर के नाम से ही आएगा अभी, क्योंकि 1894 में चार्ली के नाम से तो आप लेटर नहीं लिख सकते हो, बट लेटर के अंदर जो है वो इसका फ्रेंड ही लिख रहा है, तो वो चार्ली के लिए लिखा था, बट एड्रेस और इसके ग्रैंडफादर के नाम से आएगा, बट वो लेटर तो चार्ली के लिए था, क्योंकि सैम ने वो लेटर जो है वो भेजा था, इसीलिए वो लिख रहे हैं आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी लाइन्स हैं इसको आप ध्यान से पढ़ना है, इससे जो है वो आपको कहानी का जो ये मिस्टीरियस एंडिंग है वो अच्छे से समझ में आएगा, कंक्लूजन कि वास्तव में एंड हो क्या रहा है। ये जो आई है ये उसका फ्रेंड सैम विनर है जो कुछ दिन पहले खो गया था, और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैं चाहता था, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वेर राइट, मैं चाहता था कि तुम सही हो जाओ। और ये क्या क्यों चाहता था, कब चाहता था कि तुम सही हो जाओ, जब चार्ली अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को ये बात बता रहा था, ग्रैंड थर्ड लेवल के बारे में बता रहा था कि सचमुच में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, तो उस टाइम पे ये जो आई है ये चाहता था कि चार्ली जो बोल रहा है वो काश सच हो जाता। उस समय ये इस बात को लेके बस बिस कर रहा था, क्योंकि इसको भी बच के निकलना था प्रेजेंट टाइम के स्ट्रगल से, प्रेजेंट टाइम में जितनी भी परेशानियां हैं उससे इस आई को भी बच के निकलना था। तो इसीलिए उस समय ये विश कर रहा था कि जो भी चार्ली कह रहा है, यहाँ पे यू वर्ड जो है वो चार्ली को रेफर कर रहा है, क्योंकि ये लेटर चार्ली के नाम से लिखा गया है, भले ही उसके ग्रैंडफादर का एड्रेस है, उसके नेटिव हाउस गैल्सबर्ग का एड्रेस है, बट ये चार्ली को लिख रहा है, उसका वो फ्रेंड सैम जो अभी 1894 में पहुंच गया है, और 1894 में वो उसके इस एड्रेस पे लेटर भेजा है, और वो ये बोल रहे हैं कि मैं जिस समय तुम मुझे बता रहे थे कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, उस समय मैं इस बात को लेके विश कर रहा था कि काश तुम्हारी बात सही हो जाती, क्योंकि ये भी चाहता था, ये आई भी चाहता था कि इसको वहाँ पे जाना है। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और उसके बाद इसको विश्वास होने लगा कि तुम जो भी बोल रहे हो ये सच है, ये झूठ नहीं है। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और मैं क्या बताऊँ तुमको चार्ली ये सचमुच में ट्रू है, मतलब इस तरह से उस लेटर में लिखा हुआ है। उस लेटर में एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है कि शुरू में मैं चाहता था कि तुम जो बोल रहे हो काश वो सच हो जाता, बाद में मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास होने लगा, और चार्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे, सचमुच में है, क्योंकि मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। ये आई बोल रहा है सैम विनर, आई हैव बिन हेयर 2 वीक्स, और अभी सैम विनर वहाँ पे कितने दिन से है, 2 वीक से हैं। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज someone is playing a piano, और अभी स्ट्रीट के नीचे डैली क्या है स्टूडेंट, डैली एक पर्सन है और उसका घर, अभी डैली के घर पे जो है वो someone is playing piano, कोई पियानो बजा रहा है, एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और सभी लोग जो है वो कहाँ पे बैठे हुए, फ्रंट पोर्च पे, यानी
फ्रंट बरामदे पे वो सभी लोग बैठे हुए हैं और बैठ के क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। कौन सा गाना गा रहे हैं, ये सीइंग नेली होम, ये गाना गा रहे हैं। यहाँ पे दे आर ऑल मतलब ये सभी लोग कौन है, सभी लोग जो वहाँ के मतलब जो पूरे गांव वाले लोग हैं, ऑल द पीपल ऑफ द विलेज, सभी लोग वहाँ पे आए हुए हैं। सभी लोग बरामदे पे, पोर्च मीन्स होता है स्टूडेंट बरामदा, ये पोर्च पे जो है वो सभी लोग वहाँ पे बैठ के ये गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। और कोई एक आदमी जो है उन सब में से पियानो बजा रहा है, ये पियानो। और डैली के घर पे ये सब हो रहा है। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमन एड, और इसको भी बुलाया गया है, सैम को भी जो है वो बुलाया गया है। किस चीज़ के लिए, लेमन एड के लिए, यानी कि इसको नींबू पानी पिलाएगा वो लोग। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। और अभी सैम इसको फाइनली लेटर के लास्ट में लिखते हैं कि चार्ली और लुइसा तुम दोनों भी जो है वो खोजते रहो थर्ड लेवल को जब तक तुम्हें मिल नहीं जाए, और तुम लोग भी वापस 1894 में आ जाओ गैल्सबर्ग में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। इट्स बोथ इट, बिलीव मी। द लेटर इज साइंड सैम। सो बेसिकली स्टूडेंट, ये जो लेटर है जो सैम ने लिखा है चार्ली को, जो 1894 में पहुंच गया है थर्ड लेवल से। और चार्ली जिस समय सैम को ये सब बातें बता रहा था, उसी समय से वो चाहता था कि चार्ली जो भी बता रहा है वो सच हो जाए। और वो उसको बाद में इस बात पे बिलीव होने भी लगा था कि वो जो बोल रहा है वो सचमुच में सच है भी, और अंत में वो सच हो भी गया, वो थर्ड लेवल पे पहुंच भी गया। वहाँ पे अभी वो इंजॉय कर रहा है, गाने गा रहे हैं वहाँ के लोगों के साथ, सीइंग नीली होम। और उसको वहाँ पे इनवाइट करके लोग लेमन एड भी दे रहे हैं। और अभी वो चार्ली और लुइसा को बोल रहा है कि तुम लोग इसको खोजो, क्योंकि ये खोजना, ये इट्स बोथ इट, ये खोजने लायक है। इससे तुम्हारा समय और पैसा बेकार नहीं जाएगा, मतलब इस जगह पे आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेटर जो है वो सैम के नाम से साइन किया हुआ था। अभी अगले दिन क्या होता है स्टूडेंट कि ये जो हमारा राइटर है, नरेटर है चार्ली, एट द स्टैम्प एंड द कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाइंड आउट दैट सैम ब्राउट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। जिस स्टोर पे जाके ये ओल्ड डिज़ाइन वाले, ओल्ड स्टाइल वाले बिल खरीदता था, उसी स्टोर पे जब चार्ली गया तो उसको पता चला कि हाँ, कुछ दिन पहले सैम ने जो है वो $800 का ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदा था। दैट आउट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। और इतने सारे पैसे से वो 1894 में वापस जाके अपना एक बहुत सा अच्छा हे फीड एंड ग्रेन का बिजनेस कर सकते हैं। हे मीन्स होता है स्टूडेंट भूसा, ड्राई ग्रासेस, ये हे का मीनिंग होता है। और फीड मीन्स होता है आपको खिलाना, मतलब किसी चीज़ को ये खाने पीने वाला। और ग्रेन मतलब अनाज, मतलब वो फार्मिंग से रिलेटेड बिजनेस वहाँ पे आसानी से कर सकता है 1894 में सैम, जो कि अभी 1894 में इसको थर्ड लेवल मिल गया है, तो ये वहाँ पे पहुँच गए हैं और वहाँ पे जाके ये अपना ये बिज़नेस करेगा। क्योंकि ये कितने डॉलर का जो है वो बिल्स खरीद लिया था, ओल्ड स्टाइल वाले करेंसी खरीद लिया था $800 का। इससे काफ़ी 700 ओल्ड स्टाइल करेंसी मिल जाएगा, जो कि उस टाइम के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। He always said that's what he really wished he could do, क्योंकि ये हमेशा से चाहता था कि ये यही सब काम करे, हे फीड और ग्रेन बिजनेस करे, अनाजों का व्यापार करे, भूसों का व्यापार करे, यही चाहता था वो हमेशा से करना। और इसीलिए वो जो है वो एंड ही सर्टनली कांट बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, क्योंकि वो अपने पुराना बिजनेस पे जो है वो वापस नहीं जा सकता। गैल्सबर्ग इलिनॉइस में तो बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि गैल्सबर्ग इलिनॉइस में कोई पागल नहीं है और वहाँ पे किसी को भी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1894 में तो सब जगह शांति ही शांति है। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि ये जो सैम जो अभी गायब हो गया है, ये अपने पुराने बिजनेस पे गैल्सबर्ग में ये अपना पुराना बिजनेस 1894 में नहीं कर सकता, क्योंकि 1894 में चला गया है। क्योंकि ये सैम ही जो था वो बेसिकली उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। पिछले स्लाइड में मैंने जब आपको बताया था कि आप यहाँ पे ध्यान दो कि वो एक्चुअली में क्या बोल रहे हैं कि
ये आई गॉट विशिंग दैट यू वर राइट। तो ये सब बातें चार्ली थर्ड लेवल पे चला गया है, ये सब बातें तो अपने साइकाट्रिस्ट फ्रेंड को बता रहा था। तो उस समय उसका साइकाट्रिस्ट फ्रेंड सोच रहा था कि हाँ तुम जो बोल रहे हो काश सही हो जाता, और बाद में उसको विश्वास भी होने लगा था, और इसीलिए वो $800 का अपना ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदा और उसको थर्ड लेवल मिल गया था, और वापस वहाँ पे वो चला गया बेसिकली। तो और वहाँ पे जाके तो अपना ये साइकाट्रिस्ट का बिजनेस नहीं कर सकता है, मतलब वो साइकाट्रिस्ट बन के वहाँ पे नहीं रह सकता है, तो इसीलिए वहाँ पे जाके वो क्या करेगा, वहाँ पे जाके वो हे और ग्रेन का बिजनेस करेगा। और क्योंकि 1894 में तो सब जगह शांति ही शांति है, वहाँ पे किसी को मेंटल स्ट्रेस नहीं है जो साइकाट्रिस्ट के पास जाएगा, और वो भी ऐसा नहीं चाहता है, उसको भी हमेशा से शौक रहा है कि वो इसी सब चीज़ों का बिजनेस करे। तो गैल्सबर्ग इलिनॉइस में उसको ऐसे बिजनेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेसिकली स्टूडेंट जो फ्रेंड उसका गायब हो गया था, वो फ्रेंड उसका साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ही था जिसका नाम सैम वेडियन था। तो अभी आप समझ गए बेसिकली स्टूडेंट कि इस कहानी में क्या हो रहा है। अल्टीमेटली जो मेन है वो ये है कि सभी लोग उस समय परेशान थे और सभी लोग डिप्रेशन में थे, सिर्फ चार्ली ही डिप्रेशन में नहीं था। और साइकाट्रिस्ट लोग तो साइकाट्रिस्ट लोगों का इलाज करते करते ऐसे भी पागल हो जाते हैं, तो अपने घर पे ही चला गया होगा, अपने गांव में ही चला गया होगा कहीं पे, और वहाँ पे उसको लग रहा होगा कि वो 1894 में आ गया है, और वहाँ पे जाके जो है वो अपना ये वो ग्रे हे और ग्रेन का बिजनेस कर दिया होगा। अभी आपको समझ में आ गया, फीड एंड ग्रेन और हे का बिज़नेस जो है वो वहाँ पे वो कर दिया होगा। तो ये थोड़ा सा मिस्टीरियस एंडिंग है स्टूडेंट कहानी का, जो आपको पिछले पैराग्राफ से ही जो है वो समझ में आ जाना चाहिए था। तो यहाँ पे ये थर्ड लेवल स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आप तीनों पार्ट शुरू से देख लोगे, ये इसका कंक्लूजन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट जो है वो आपका प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस लेसन से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सब क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको भी अगले वीडियो में बता दूंगा, उसके आंसर्स भी लिखा दूंगा। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी जो है वो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी बाकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग।